Hello students, in this video we are going to discuss another example of interference by division of amplitude. टाइप ऑफ फ्रिंजेस हमने किए थे लास्ट क्लास में, उसमें हमने एक टाइप पढ़ी थी आपकी फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस, या फिर हम उनको किस नाम से बुलाते हैं, फिजाउ फ्रिंजेस के नाम से भी बुलाते हैं। तो उसका एक एग्जांपल था हम किस केस में इस तरह के फ्रिंजेस ऑब्जर्व करते हैं। तो एक एग्जांपल था उसमें वेज शेप्ड फिल्म के केस में हम फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस ऑब्जर्व करते हैं। तो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरफेरेंस बाय वेज शेप्ड फिल्म। सो फर्स्टली हम ये देखेंगे कि हम एक वेज शेप्ड फिल्म कैसे बनाते हैं, और उसके बाद में उसका रे डायग्राम हम करेंगे, एंड देन वी विल कैलकुलेट पाथ डिफरेंस इन केस ऑफ वेज शेप्ड फिल्म। तो पाथ डिफरेंस के लिए हम फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करेंगे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस के लिए, और उसके बाद में वी विल डिस्कस हाउ वी आर कॉलिंग it as fringes of equal thickness. So firstly we are going to see how we generate a wedge shaped film. तो wedge shaped film को हम एक तरह से आपकी नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस की फिल्म भी कह सकते हैं। जो हमारा लास्ट एग्जांपल था जिसमें हमने पैरेलल फिल्म का केस डिस्कस किया था, पैरेलल फिल्म के केस में जो फिल्म की थिकनेस थी वो थिकनेस आपकी क्या थी, सेम थी, यूनिफॉर्म थिकनेस की फिल्म थी वो। और उसके अलावा अगर हम नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस की फिल्म लेते हैं तो वो किसका एग्जांपल होगी, आपकी वेज शेप्ड फिल्म, उसी का एक एग्जांपल हो सकता है। तो हम कैसे बनाते हैं वेज शेप्ड फिल्म, जैसे हमारे पास दो ग्लास प्लेट्स हैं और उन दो ग्लास प्लेट्स को अगर हम इक्वल थिकनेस के ऊपर अगर हम रखते हैं तो हमारी पैरेलल फिल्म बन जाती है। और अगर हम उनको किस तरह से प्लेस करते हैं, हम एक एंड पे तो जो ग्लास स्लैब है उसको दोनों स्लैब्स को क्या करें, एक दूसरे से टच करके अगर रखें, और जो उसका अदर एंड रहता है उस अदर एंड पे हम कोई थिन स्पेसर, जैसे यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा हुआ है थिन स्पेसर। थिन स्पेसर का मतलब है जैसे कि कोई एक पेपर हो, उस पेपर को हम एक एंड के ऊपर क्या कर दें, प्लेस कर दें। थिन स्पेसर का मतलब ही यही है कि बहुत ही बारीक सा या बहुत ही कम थिकनेस का आपका पेपर है, और या फिर कोई भी स्पेसर है, उस स्पेसर को हम कहाँ पे प्लेस कर दें, जो हमारी ग्लास स्लैब है उस ग्लास स्लैब के एक एंड के ऊपर हम प्लेस कर दें। यहाँ पे दिखाने के लिए और समझने के लिए हमने ये यहाँ पे आपका एक सिलेंड्रिकल स्पेसर यहाँ पे लिया है जिसको हमने एक एंड पे प्लेस कर दिया है, और जो दूसरा एंड है इन ग्लास प्लेट्स का, सिंपल ग्लास प्लेट्स हैं ये हमारी, तो वो सिंपल ग्लास प्लेट्स एक एंड पे टच हो रही हैं एक दूसरे से, और जो दूसरा एंड है वहाँ पे हमने मान लीजिए एक पेपर का टुकड़ा वहाँ पे हमने रख दिया है। जनरल जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में तो हम इसी तरह से वेज शेप्ड फिल्म बनाते हैं। ग्लास स्लैब्स लेते हैं हम, ग्लास प्लेट्स दो, और एक एंड पे हम क्या रख देते हैं, पेपर वहाँ पे रख देते हैं। तो पेपर को प्लेस करने से क्या होगा, यहाँ बीच में आपकी एक थिन फिल्म यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, और वो फिल्म किसकी बनेगी, आपकी एयर की फिल्म यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। तो ये जो डॉटेड लाइन से हमने दिखाया है, ये डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपके वेज शेप्ड फिल्म को रिप्रेजेंट कर रही है। इसकी थिकनेस जैसे ही ये जो इसका एंड है इसको हम एज बोलते हैं, जहाँ पे दोनों कॉर्नर्स हमारे टच हो रहे होते हैं इसको हम एज बोलते हैं, और एज से जैसे ही हम अदर एंड की तरफ जाते हैं तो थिकनेस हमारी क्या होती जा रही है, फिल्म की इंक्रीज होती जा रही है, पहले कम है फिर ज़्यादा है फिर ज़्यादा है, और जो ये बिल्कुल लास्ट वाला एंड है यहाँ पे जो फिल्म की थिकनेस है वो क्या है, आपकी मैक्सिमम है। तो थिकनेस यहाँ पे वेरी कर रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस की फिल्म यहाँ पे एयर फिल्म जनरेट हो गई, और उसी को ही हम क्या कहते हैं, वेज शेप्ड फिल्म बोलते हैं। अब इस वेज शेप्ड फिल्म पे जब कोई यूनिफॉर्म
पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब इंसिडेंट करती है तो उस वक्त जो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न हम देखते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में, ये चीज़ भी हमने पीछे डिस्कस कर ली कि हम रिफ्लेक्टेड के केस में ही ऑब्जर्व करना प्रेफर करते हैं इंटरफेरेंस फिनोमेना को देखना, क्योंकि कंट्रास्ट, जैसे यहाँ पे आपको ये डायग्राम में इंटरफेरेंस पैटर्न का ही यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, तो यहाँ पे डार्क और ब्राइट बैंड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इनके बीच में जो कंट्रास्ट होता है वो कंट्रास्ट रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में या रिफ्लेक्टेड सिस्टम में हमारा बहुत अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू ट्रांसमिटेड सिस्टम। तो हम यहाँ पे बेसिकली रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में ही पाथ डिफरेंस निकालेंगे और उसी के लिए ही कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले हम जनरल एग्जांपल से आपका डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से आपका इंटरफेरेंस या फिर फिनोमेना होता है हमारा। तो यहाँ पे देखिए ये कोई हमारी वेज शेप्ड फिल्म है, तो इसका ये जो एंगल है, एंगल ऑफ वेज बोलते हैं इसको, अल्फ़ा मान लेते हैं कि एंगल ऑफ वेज है यहाँ पे, और ये हमारी अपर ग्लास स्लैब है और ये लोअर ग्लास स्लैब है। तो ये बी जो पॉइंट है ये आपका अपर इंटरफेस का पॉइंट हो गया और जो सी है ये लोअर इंटरफेस का पॉइंट है, ठीक है। तो कोई भी मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, उस सोर्स से इंसिडेंट लाइट हमने मान ली ए बी के अलावा कोई भी लाइट हमारी इंसिडेंट कर रही है इस ग्लास स्लैब के ऊपर, बी पॉइंट पे जहाँ पे आपकी ग्लास स्लैब है वहाँ पे लाइट हमारी क्या हो जाएगी, पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बी ई के अलोंग लाइट क्या हो जाएगी आपकी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी अपर इंटरफेस से, और बी सी के अलोंग ट्रांसमिट होकर चली जाएगी। अब ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है बी सी के अलोंग सी पर जाकर यहाँ पे ये एयर में ट्रैवल कर रही है, और एयर में ट्रैवल करने के बाद फिर से क्या आ रही है, यहाँ पे आपकी ग्लास स्लैब आ गई है। तो उस ग्लास स्लैब पे फिर से इसने स्ट्राइक किया, अगेन वो पार्शियली आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी सी डी के अलोंग, और ट्रांसमिटेड लाइट हमने यहाँ पे शो नहीं की है क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो सी डी के अलोंग लाइट क्या हो गई आपकी, रिफ्लेक्ट होकर गई लोअर इंटरफेस से, डी पे अगेन उसने अपर जो इंटरफेस था उसको स्ट्राइक किया, अगेन वहाँ पे फिर से क्या होगा, पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे जो पार्शियली ट्रांसमिट होकर जा रही है हमारी रेडिएशन डी ई, तो डी एफ के अलोंग तो डी एफ के अलोंग हमारी जो सेकेंड इंटरफेस से लाइट आई है वो है। अब बी ई और टी एफ, ये जो दो वेव्स हमें दिखाई दे रही हैं लाइट वेव्स, ये दोनों ही लाइट वेव्स आपकी क्या करती हैं, आपस में सुपरइम्पोज करती हैं, और इंटरफेरेंस फिनोमिना हम जो भी देखेंगे वो इन्हीं के सुपरइम्पोजिशन की वजह से हमें दिखाई देता है। थिकनेस, हम जब कहते हैं फिल्म की थिकनेस, तो जिस भी पॉइंट पे आप कंसीडर कर रहे होंगे जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट जा रही है, जैसे एट पॉइंट डी पे ये जो टी एम हमने दिखाया है ये क्या है, आपकी फिल्म की थिकनेस है, और ये टी आपकी मैक्सिमम फिल्म की थिकनेस है कैपिटल टी से जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है। बी पॉइंट के अगर ऊपर हमें देखना है तो बी पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है, उसकी फिल्म की थिकनेस है, ठीक है। और ये जो हमारी लोअर ग्लास स्लैब होती है जो हमने नीचे बेस पे रखी हुई थी, इस लोअर ग्लास स्लैब के ऊपर ही हमें जस्ट आपका पैटर्न इस तरह से दिखाई देता है, अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हमें दिखाई देती हैं। ये हमने इस तरह से क्यों दिखाया है कि जो आपकी लोअर ग्लास स्लैब होती है, ये जो स्लैब है नीचे वाली स्लैब, इस स्लैब के ऊपर ही हमें पैटर्न दिखाई देता है, आपका ऑब्जर्व होता है अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स इस तरह से आपको दिखाई देते हैं। ये आपका ऑर्डर हमने लिखा हुआ है 0 1 2 3, तो 0th ऑर्डर की यहाँ पे आपकी फ्रिंज है, फिर इसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज है, फर्स्ट ऑर्डर की डार्क फ्रिंज, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, और सी थिकनेस के विद रिस्पेक्ट टू देखिए हमें इस सी पॉइंट पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, आपका डार्क फ्रिंज हमें दिखाई दे रही है इस थिकनेस के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारी, जब हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं तो हम एक चीज़ और चेक करते हैं कि कहीं कोई एडिशनल पाथ डिफरेंस तो ऐड नहीं हो रहा है, तो वो वाली चीज़ भी हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ए बी के ऊपर जो रेडिएशन हमारी स्ट्राइक कर रही थी, बी के नीचे क्या है, एयर है, एयर की फिल्म हमने बनाई है, तो एयर है, एयर क्या होती है, ग्लास से रेयरर होता है, तो बी पे किसी भी तरीके का फेज ऐड नहीं होगा, तो इसमें हमने लिखा है कि नो फेज चेंज। तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट थी बी ई के अलोंग, इसमें किसी भी तरीके का फेज, एडिशनल फेज नहीं हम ऑब्जर्व करेंगे, फेज चेंज,
ठीक है। उसके बाद में लाइट बी से लेके सी पे ट्रांसमिट होकर गई, सी पॉइंट के ऊपर वो फिर से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है सी डी के अलोंग। तो यहाँ पे फिर से हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। अब यहाँ एयर थी बीच में और सी क्या है आपकी, ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब डेंसर मीडियम हो गया एयर के कंपैरिजन में। तो सी के ऊपर सी डी के अलोंग जो हमारी वेव गई है, इसमें क्या हो गया आपका, एडिशनल पाथ λ/2 इसमें ऐड हो गया और पाई फेज चेंज इसके अंदर ऑकर हो गया। तो ये पाई फेज चेंज के साथ मूव कर रही है। तो डी एफ जो हमें मिली है आपकी फाइनल जो वेव मिली है जिनके बीच में हम पाथ डिफरेंस लिखे हैं, तो डी एफ आपका क्या हो जाएगा, उसमें हमें पाई फेज चेंज के साथ वो आगे मूव कर रही है। तो λ/2 एडिशनल पाथ हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो जब हम पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला लिखेंगे आखिर में जाके, जब हमसे कंपेयर करेंगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए, तो वो जो आपकी ओरिजिनल कंडीशन होती है इंटरफेरेंस की, उसके अलावा जो हमने थिन फिल्म्स के केस में निकाली थी रिफ्लेक्टेड के केस में, बिल्कुल उसी तरह की सिमिलर यहाँ पे आपके केसेस आप ऑब्जर्व करोगे, λ/2 ऐड कर दोगे। ठीक है। तो आई होप ये जनरल एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया रे डायग्राम। Now we will calculate path difference between BR and B1R1. So before calculating path difference, पहले हम अपना रे डायग्राम कंप्लीट करेंगे और रे डायग्राम बनाने के बाद ये जो हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, इस कैलकुलेशन के लिए हम बहुत सारे इसमें जो एंगल्स यूज़ करते हैं और जो भी ट्राइंगल्स हम ले रहे हैं, तो बहुत जो भी एंगल्स हम यूज़ करने वाले हैं वो एंगल्स हम पहले समझेंगे, उसके बाद हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक थिन वेज शेप्ड फिल्म ली है जिसका कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, अल्फ़ा है। तो थिन वेज शेप्ड फिल्म हम यहाँ ले रहे हैं। एयर फिल्म हम यहाँ नहीं लेके चल रहे हैं अपने एग्जाम्पल में, हम कोई भी जनरल एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें जो हमारा मीडियम है, उस यहाँ पे जो फिल्म का मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ठीक है। तो म्यू जो कि एयर से ज़्यादा है और एयर में हमने इसको रखा हुआ है, और फिल्म का जो मीडियम है वो डिफरेंट है एयर से। ठीक है। तो कोई भी आपकी पैरेलल प्लेन मोनोक्रोमेटिक बीम इसके ऊपर हम फॉल करवा रहे हैं, द फिल्म बी इल्यूमिनेटेड विद प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव्स, एंड जो भी हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें हमारी जो ये दो इंटरफेयरिंग वेव्स हमें मिली थी BR और B1R1, ये देखो आपकी ये जो भी जा रही हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये कहीं पे हमें मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर इनको एक्सटेंड करें तो ये हमें इस P पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही हैं, appears to come from this P, जो कि वर्चुअल आपका जो भी आप वर्चुअल पॉइंट है हमारा, तो वर्चुअल सोर्स भी हम कह सकते हैं कि P पॉइंट वर्चुअल सोर्स की तरह से बिहेव कर रहा है इन इंटरफियरिंग वेव्स के लिए। और जो भी कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न हमारा फॉर्म होगा वो हमें इस P पॉइंट के ऊपर अपीयर होगा, या जो हमारी फोटोग्राफिक फिल्म होगी वो हम इस P पर प्लेस करके ये देख सकते हैं कि हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न किस तरह से बन रहा है। अब कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस पर डिपेंड करेगा, आपका पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करता है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करता है। तो BR और B1R1 इन दोनों इंटरफेयरिंग वेव्स के बीच में जो भी पाथ डिफरेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है मैथमेटिकली। तो BC और B1 के अलोंग हमारी सेकंड जो वेव है वो ट्रैवल करके गई है मीडियम में, और BD के अलोंग ये हमने क्या किया है यहाँ पे B1 से फर्स्ट वेव के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो उस परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद इस परपेंडिकुलर, ये जिस प्लेन में हमारा परपेंडिकुलर है, इसके बाद में जो भी वेव्स हमारी पाथ ट्रैवल करेंगी वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा, और B पॉइंट से पहले जो इंसिडेंट कर रही थी वेव उसका भी जो भी पाथ ट्रैवल्ड है वो सेम है। तो ये जो बीच में जो भी हमारा पाथ है यही किस में हेल्प करेगा, आपका पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने में हम यूज़ करेंगे। तो हम जो मीडियम भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, और सेकेंड वेव के जो पाथ है उसमें से फर्स्ट वेव का पाथ हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो वो कैलकुलेशन करने से पहले हमने ये जो डायग्राम है ये कैसे बनाया है वो हम पहले देख रहे हैं। तो B के अलोंग हमारी कोई भी इंसिडेंट लाइट है फिल्म के अपर इंटरफेस पे,
इस बी पॉइंट के ऊपर वो क्या कर रही है, आपकी इंसिडेंट कर रही है। तो जहाँ कहीं भी उसने इंसिडेंट किया है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये हमने क्या किया, वहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद बी आर जो है ये क्या हो गया, आपका रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई। तो ये जो एंगल है यहाँ पे आपके रिफ्लेक्टेड लाइट का एंगल, दिस एंगल विल बी आई के बराबर हो जाएगा ये एंगल। और बी सी के अलोंग वो क्या होके गई है, आपकी रिफ्रैक्ट होकर गई है। तो रिफ्रैक्ट होकर गई है, तो ये एंगल हमने क्या ले लिया, आपका आर के बराबर ले लिया। ठीक है, सी पॉइंट पे जो लोअर इंटरफेस है वहाँ पे वो स्ट्राइक कर रही है बी सी के अलोंग आकर। तो हमने सी पर क्या किया, फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो एन सी हमने क्या कर दिया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया लोअर फेस पे। जितने एंगल के ऊपर वो इंसिडेंट कर रही थी आपकी सेकेंड फेस पे, उतने ही एंगल के ऊपर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये एंगल की वैल्यू हम भी निकालेंगे थोड़ी देर में। तो सी बी वन के अलोंग क्या होकर चली गई, हमारी रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर चली गई। और ट्रांसमिटेड हमने यहाँ पे शो नहीं की है, तो ट्रांसमिटेड वेव हमने यहाँ नहीं दिखाई है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने उसे नहीं शो किया। हम सिर्फ रिफ्लेक्टेड सिस्टम में जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है उसे रीड कर रहे हैं। उसी तरह से B1 पे फिर से स्ट्राइक किया है वेव ने, तो यहाँ पे हमने फिर से नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद ये हमने ट्रांसमिटेड लाइट आपकी बना दी B1R1। ठीक है, तो BR और B1R1 इस तरह से हमने ड्रॉ की। अब इसके बाद में हम जो चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, या जो एंगल्स हम यूज़ करने वाले हैं, वो एंगल्स हम इसमें सबसे पहले रीड करेंगे। तो ये मैंने तुम्हें पहले जो हमने पैरेलल फिल्म का केस पढ़ा था वहाँ पे भी समझाया था कि ये एंगल आई के बराबर कैसे है। तो ये एंगल आई के बराबर कैसे है, आपका ये जो आपकी ट्राइंगल है B1D, B1D हमने क्या किया है, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। इस चीज़ को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमने B1 से BR पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो P है पॉइंट जहाँ पे ये वर्चुअली मीट कर रही हैं दोनों रेडिएशंस, इस P पॉइंट को सेंटर मान के B1 के बराबर रेडियस लेके मैंने क्या किया है, एक आर्क ड्रॉ कर दी है BR पे, जो कि इसको कहाँ कट कर रही है, D पॉइंट पे कट कर रही है। ये P पॉइंट आपका इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे होगा, और जो BR और B1R1 है ये आपके इतनी ज़्यादा दूर नहीं होते, नज़दीक नज़दीक ही होते हैं। तो आप जब इस पर आर्क ड्रॉ करोगे तो वो आर्क यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की तरह से ही अपीयर होगी, और वो स्ट्रेट लाइन इस BR पे परपेंडिकुलर भी होगा। तो ये एंगल हमारा क्या होता है, आपका 90 डिग्री का होता है यहाँ पे। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में ये एंगल आपका आई है, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट का एंगल था। ये कंप्लीट एंगल हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ये जो रिमेनिंग एंगल है ये किसके बराबर आ जाएगा, आपका 90 माइनस आई के बराबर आ जाएगा। दिस वन इज 90 डिग्री, दिस इज 90 माइनस आई। तो ये रिमेनिंग एंगल क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल का, आई के बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से ये एंगल आई के बराबर हो गया। अब उसी तरह से मैंने क्या किया जो B1 पॉइंट है, इससे जो हमारी ट्रांसमिटेड लाइट थी BC, इसके ऊपर भी मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो B1E हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया किस पे, BC पे। तो दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। अब ये एंगल हमारा क्या है, नॉर्मल के साथ एंगल है R, नॉर्मल के साथ जो रिमेनिंग एंगल रह गया इसको आप कैसे लिख सकते हो, 90 माइनस R लिख सकते हैं। तो 90 माइनस R, सिमिलरली जैसे ऊपर वाली ट्रायंगल में किया उसी तरह से 90 माइनस R, ये 90 है, ये 90 माइनस R है, तो ये रिमेनिंग एंगल किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये दोनों एंगल्स लिखे हैं I और R। ठीक है, अब इसके बाद में लेट अस सी ये जो ट्रायंगल है आपकी B, Q और N, या अभी C तक हम कंसीडर करते हैं, B, Q और C जो हमारी ट्रायंगल है ये हमने कैसे बनाई है। B पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था अपर इंटरफेस पे, और ये लोअर इंटरफेस के ऊपर C पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था। हमने उनको जो लोअर डायरेक्शन है उसमें एक्सटेंड करके हमने देखा कि वो दोनों ही नॉर्मल्स किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, Q पॉइंट पे जाके वो मिल रहे हैं। तो इस तरह की जब सिचुएशन होती है, जब कोई भी आपके पास इंक्लाइंड सरफेस हो और उस इंक्लाइंड सरफेस के अपर और लोअर पोर्शन पे आप जब नॉर्मल्स ड्रॉ करते हैं, तो वो नॉर्मल्स कितने एंगल के ऊपर कट करते हैं, आपके इंक्लाइंड सरफेस का जितना एंगल है उसी के
बराबर होता है। वो किस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो, अब जैसे ये आपका कोई भी इंक्लाइंड सरफेस है जिसका एंगल क्या है आपका अल्फ़ा के बराबर है। अब मैंने क्या किया, एक नॉर्मल अपर सरफेस पे ड्रॉ कर दिया और दूसरा नॉर्मल लोअर सरफेस पे ड्रॉ कर दिया। तो ये जहाँ कहीं भी मिल रहे हैं वो एंगल हमारा किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बराबर होता है कि ये एंगल हमारा अल्फ़ा के बराबर है। तो लेट अस प्रूव हाउ इट इज़ अल्फ़ा। ये एंगल कितना है हमारा, नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है तो ये 90 डिग्री है, ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री होगा। यहाँ पे ये दो ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे रही हैं, इन ट्राइंगल्स में ये जो दोनों एंगल्स हैं ये क्या हो गए आपके अपोजिट एंगल हो गए, दो लाइन्स हमारी क्रॉस कर रही हैं तो ये अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों एंगल्स भी 90 डिग्री के हैं, ये भी बराबर हैं। तो इस ट्राइंगल में जो थर्ड आपका एंगल बच गया एंगल सिमिलैरिटी से, वो एंगल भी क्या होने चाहिए हमारे सिमिलर होने चाहिए। तो अगर ये एंगल हमारा अल्फ़ा है तो ये भी किसके बराबर आना चाहिए आपका अल्फ़ा के ही बराबर आना चाहिए। तो उसी तरह से ये जो आपका एंगल है अल्फ़ा ये आ जाएगा इसके बराबर अल्फ़ा के बराबर। ठीक है, नाउ इस ट्राइंगल में अब ये जो एंगल है ये आपका आर था, ये अल्फ़ा था। अब इसी में ही हमने दूसरी चीज़ क्या यूज़ की है, आपके पास कोई एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में इसका जो बेस है इस बेस को मैंने क्या कर दिया, ऐसे एक्सटेंड कर दिया। ये एंगल मेरे पास अल्फ़ा के बराबर है, ये एंगल आपका आर के बराबर है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है किसी भी ट्राइंगल में, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर प्लस अल्फ़ा के इक्वल लिख सकते हैं। या आप सिमिलरली इस तरह से भी इसको कैलकुलेट कर सकते थे कि ये जो हमारी ट्राइंगल है ये आर है, ये अल्फ़ा है, ये जो रिमेनिंग एंगल होगा ये 180 माइनस आर प्लस अल्फ़ा के बराबर होगा। और यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन जा रही है तो स्ट्रेट लाइन में अगर ये 180 माइनस आर प्लस अल्फ़ा है तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, आर प्लस अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बी सी एन ये एंगल किसके इक्वल आ गया आपका आर प्लस अल्फ़ा के बराबर आ गया, ये जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है आर प्लस अल्फ़ा। ठीक है, बी सी नॉर्मल के साथ आर प्लस एंगल अल्फ़ा बना रही है तो ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है सी बी वन के अलोंग, वो एंगल भी किसके बराबर होना चाहिए, आर प्लस अल्फ़ा के ही बराबर होना चाहिए। इसलिए हमने इसको भी क्या लिख लिया, आर प्लस अल्फ़ा लिख लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो B1 पॉइंट है जहाँ पे हमारी दूसरी रेडिएशन जाके स्ट्राइक कर रही है, इस पॉइंट से मैंने क्या किया है, लोअर इंटरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ये जो M पे है BM मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और उसको और आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके उसे एक्सटेंड कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ करके लोअर फेस पे। ठीक, और दूसरा जो हमारी BC रिफ्लेक्टेड लाइट जो थी, ट्रांसमिटेड लाइट अपर फेस से, उसको मैंने आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। वो आगे की तरफ एक्सटेंड किया और B1 पॉइंट से एक आपका फर्स्ट रेडिएशन का पार्ट है और दूसरा हमारा सेकेंड रेडिएशन का पॉइंट है। ठीक है, एक तो B से आ रही है रेडिएशन आपकी ये और दूसरी B1 से आ रही है जो आपने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ की है। ये दोनों जाके O पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं एक दूसरे से। अब इस ट्राइंगल को हमने क्यों बनाया है, अब इस ट्राइंगल में देखिए ये जो हमने यहाँ पे थिकनेस दिखाई है, फिल्म की थिकनेस, B1 पॉइंट पे B1M जो है वो क्या है, फिल्म की थिकनेस है। तो ये जो है ये हमारी क्या है, T के बराबर है। तो इस थिकनेस को हम पाथ डिफरेंस के फॉर्मूला में इंक्लूड कर सकते हैं इसको यूज़ करके B1M को। ठीक है, अब इस ट्राइंगल के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, B1CO। इस ट्राइंगल में हम देखते हैं, अब देखिए NQ क्या था, नॉर्मल था, और B1O भी क्या है, नॉर्मल है लोअर फेस पे। ये दो पैरेलल लाइंस हो गई, नॉर्मल हैं। तो यहाँ पे ये जो एंगल हमने बनाया है R प्लस अल्फ़ा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ये आपके दो पैरेलल लाइंस हैं और उसको ये तीसरी लाइन यहाँ पे कट करके जा रही है। तो ये दोनों एंगल्स किसके बराबर होंगे, सेम होंगे ये दोनों एंगल्स। तो इसे हम R प्लस अल्फ़ा लिख सकते हैं। सिमिलरली इन्हीं दोनों पैरेलल लाइंस को CB1 क्या कर रहा है आपका, क्रॉस करके जा रहा है। तो वहाँ पे भी आप लिख सकते हो ये अल्टरनेटिंग एंगल्स। तो ये अल्टरनेटिंग एंगल्स भी सेम होते हैं तो R प्लस अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा ये वाला एंगल भी। तो दिस विल आल्सो बिकम्स R प्लस अल्फ़ा। अब इस ट्राइंगल में इसको अगर हम बेस माने तो इसके बेस के साथ जो दोनों एंगल्स हैं वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो B1CO ये कैसी ट्राइंगल हो गई, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई। आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो दोनों साइड्स होती हैं वो भी बराबर होती हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, B1C इज इक्वल टू CO। इस चीज़ को हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है,
और दूसरा ये जो सी एम है ये क्या है आपका, परपेंडिकुलर है इस बेस के साथ। तो परपेंडिकुलर आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो B1M कैन बी रिटन एज MO। तो अगर ये T था तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, T के बराबर ही लिख सकते हैं। तो अब B1O को हम यूज़ करेंगे, जिसको कि हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ फिल्म के इक्वल लिखने वाले हैं। तो जितने भी एंगल्स हम यूज़ करने वाले थे वो सभी एंगल्स मैंने आपको समझा दिए हैं। अब इसके बाद में हम इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के जो भी आपके स्टेप्स हैं वो हम 1 बाय 1 अभी करेंगे। अब यहाँ पे ये जो एक डायग्राम हमने बनाया है, मैंने कहा था कि फिल्म की जो थिकनेस होती है वो बहुत बारीक सी होती है। यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाया है इसमें हमने थिकनेस दिखाई है, कंसिडरेबल थिकनेस हमने दिखाई है, लेकिन इतनी ज़्यादा थिकनेस नहीं होती। यहाँ देखिए इस डायग्राम में ये जो बिल्कुल बारीक सी आपको यहाँ पे फिल्म दिखाई दे रही है वो ही आपकी फिल्म की थिकनेस होती है, ठीक है। और जैसे हम लैब में जनरेट करते हैं, 2 ग्लास प्लेट्स के एक एंड पे हम पेपर रख देते हैं, बिल्कुल बारीक सा पेपर, उससे जो भी एयर की फिल्म बन जाती है हम उसे ही यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम एयर की फिल्म नहीं यूज़ कर रही हैं, तो जब हम एडिशनल पाथ डिफरेंस लिखेंगे उस एडिशनल पाथ डिफरेंस में सी पर नहीं हम देखेंगे कोई एडिशनल पाथ कहाँ पे ऐड होगा, एडिशनल पाथ इस बी पॉइंट पे ऐड होगा, एयर से आ रही होगी जो हमारी वेव है वो, और यहाँ पे कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू जो कि डेंसर है ग्लास प्लेट से भी और उससे भी, तो डेंसर मीडियम पे जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें π/2, तो BR में आपका पाई फेज चेंज हो जाएगा और λ/2 पाथ उसमें ऐड हो जाएगा, एडिशनल पाथ उसमें हमें लिखना पड़ेगा। तो एट बी हम वो लिखने वाले हैं सी के बजाय। इससे लास्ट जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया था उसमें हमने यहाँ पे एयर रखा था, तो एयर रखा था और ग्लास प्लेट्स हमने ली थी, तो सी के ऊपर हमने पाथ ऐड किया था। अब यहाँ पे सी पे किसी भी तरीके का पाथ ऐड नहीं होगा। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये कहाँ से जा रही होगी, डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है और रेयरर से वो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, तो उसमें हम नहीं दिखाएंगे पाई का फेज चेंज, हम किस में दिखाएंगे, BR में दिखाएंगे पाई का फेज चेंज। So now we will do some mathematical calculation to find out optical path difference. तो जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है BR और B1R, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, आपका म्यू टाइम्स मीडियम में जो हमारी वेव ट्रैवल कर रही है B, C और C B1 के अलॉन्ग, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, म्यू टाइम्स BC प्लस CB1 माइनस जो फर्स्ट रेडिएशन ने पाथ ट्रेवल किया है BD, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद हमने क्या किया था, B1 से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया था BC के ऊपर, तो हम BC को क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके BC कैन बी रिटन एज BE प्लस EC, तो BE प्लस EC प्लस CB1 माइनस B ऑफ D, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, B1 से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है BR पे और B1 से ही मैंने दूसरा नॉर्मल ड्रॉ किया है BC पे, ठीक है। B1D इज़ परपेंडिकुलर टू BR एंड B1E इज़ परपेंडिकुलर टू BE। BD जो डिस्टेंस है वो एयर में, अब जो हमने फिल्म ली है उसको हमने एयर में रखा हुआ है और बीच में किसी म्यू मीडियम की आपकी फिल्म हमने जनरेट की हुई है, तो BD जो डिस्टेंस है वो एयर में है और BE डिस्टेंस है वो क्या है, किसी मीडियम में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है। अब इन दोनों ही डिस्टेंसेस के बीच में क्या रिलेशन है, BD कैन बी रिटर्न एज म्यू टाइम्स ऑफ BE, BD कैन बी रिटर्न एज म्यू टाइम्स ऑफ BE। इसे हम मैथमेटिकली निकाल के आपका दिखा सकते हैं किस तरह से। इसमें हमने इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स को यूज़ किया है, जो राइट एंगल ट्राइंगल आपने इस फर्स्ट रेडिएशन पे और BC के ऊपर बनाई हुई है, B1B, B1D, B1D एंड B1E, इन दोनों ट्राइंगल्स को यूज़ करके आप ये कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। आप इन दोनों ट्राइंगल्स में साइन I और साइन R की वैल्यू लिखेंगे, साइन ऑफ थीटा की वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है, तो साइन ऑफ I और साइन ऑफ R की वैल्यू आप लिखेंगे। उसके बाद में एज पर स्नेल्स लॉ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम कैसे लिख सकते हैं, साइन I बाई साइन R, तो साइन I बाई साइन R की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे आप, और उसके बाद में आपके पास जो भी फॉर्मूला रहेगा म्यू का, फ्रॉम देयर यू कैन राइट BD इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ BE।
अब जो हमने ये प्रूव किया है बी डी की वैल्यू हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव जो हमारा पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है उसमें पुट कर देंगे आपकी। तो पाथ डिफरेंस बिकम्स म्यू इंटू बी ई प्लस ई सी प्लस सी बी वन माइनस म्यू टाइम्स ऑफ बी ई। तो अब म्यू टाइम्स ऑफ बी ई से म्यू टाइम्स ऑफ बी ई कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो क्या रह जाएगा आपका, दैट कैन बी रिटर्न एज ई सी प्लस सी बी वन, ई सी प्लस सी बी वन, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई बी क्यू क्या है, नॉर्मल है, और सी क्यू दोनों ही क्या है, लोअर फेस के ऊपर और अपर फेस के ऊपर हमने नॉर्मल्स ड्रॉ किए हैं। तो इनका जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर होगा। अब इस ट्राइंगल में बी क्यू सी जो हमारी ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल कैसे लिखा जा सकता है, आर प्लस अल्फा लिखा जा सकता है। अब बी सी एन, दिस एंगल विल बी इक्वल टू एन सी बी वन, क्योंकि ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है सेकेंड फेस पे, तो ये इसके बराबर आना चाहिए अगर लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रही है तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा, आपका आर प्लस अल्फा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में जो हमने क्या किया है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट हमने बताया था इसके बाद में कि बी वन ओ क्या है आपका, नॉर्मल मैंने बी वन से ड्रॉ किया है आपका लोअर फेस के ऊपर, और एन क्यू भी नॉर्मल है, तो ये दोनों क्या है आपके पैरेलल है। तो पैरेलल है तो इस केस में यहाँ जो हमने एंगल लिखा हुआ है एन सी बी वन, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू सी ओ बी वन, ये एंगल हमारा इस एंगल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो कि दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। तो सारे एंगल्स जो भी मैंने समझाए थे आपके उसी तरह से हमने ये लिखे हैं कैलकुलेशंस में भी। अब उसके बाद में ये दोनों एंगल्स अगर हमारे सेम है तो ये ट्राइंगल क्या बन जाएगी, फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगी। इस ट्राइंगल में हम क्या लिख सकते हैं, फिर सी बी वन इज इक्वल टू सी ओ एंड बी वन एम इज इक्वल टू एम ओ। अब इन सभी चीज़ों को आप किस में यूज़ करोगे, अपने फॉर्मूले में यूज़ करोगे। तो हमारा जो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला था ये क्या बन गया था हमारा, म्यू इज इक्वल टू ई सी प्लस सी बी वन। तो सी बी वन की जगह पे मैं इसको किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, सी ओ से इसे रिप्लेस कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सी बी वन को क्या लिख लिया, सी ओ लिख दिया। अब ई सी प्लस सी ओ, दिस कैन बी रिटर्न एज ई ओ, ये कंप्लीट आपका डिस्टेंस लिखा जा सकता है ई ओ के बराबर। तो इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, ई ओ से रिप्लेस कर दिया। ई ओ से हमने क्यों रिप्लेस किया है, क्योंकि अब हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में बी वन ई ओ, इस राइट एंगल ट्राइंगल में जिसमें कि इसका जो एंगल है वो क्या है, आर प्लस अल्फा के बराबर है, और जो बेस है वो किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ फिल्म के बराबर है, उसे हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने ई ओ की वैल्यू लिख ली कॉस ऑफ थीटा की फॉर्म में। तो ई ओ कैन बी रिटर्न एज बी वन ओ कॉस ऑफ आर प्लस अल्फा। In this right angle triangle EOB1, EO divided by B1O is equal to cos of R plus alpha। तो EO को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, B1O cos of R plus alpha से रिप्लेस कर देंगे। एंड देन आवर पाथ डिफरेंस बिकम्स, B1O की वैल्यू भी मैंने बताई 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस के बराबर है, तो 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर प्लस अल्फा। ये क्या आ जाएगा, हमारा पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये इसमें जो भी हमारा पाथ डिफरेंस है वो म्यू की वैल्यू भी यहाँ पे अपीयर हो रही है, थिकनेस भी अपीयर हो रही है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी अपीयर हो रहा है। इट मीन्स जो इंसिडेंस का एंगल है उस पर भी डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस, और जो वेज का एंगल है उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इन सभी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी पाथ डिफरेंस की वैल्यू। तो इन नॉर्मल केसेस जब हम पैरेलल फिल्म ले रहे थे, उस पैरेलल फिल्म के केस में ये अल्फ़ा 0 था, तो यहाँ पे हम अल्फ़ा की वैल्यू 0 पुट करके जो लिखेंगे वो आपका बिल्कुल वही आएगा जो पैरेलल फिल्म्स के केस में पाथ डिफरेंस की वैल्यू थी। तो पाथ डिफरेंस इन केस ऑफ वेज शेप्ड फिल्म किसके बराबर आता है आपका, 2 म्यू। नाउ इसके बाद में हमने क्या लिखनी होती है, कंडीशंस लिखनी होती हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब जो हमने फिल्म हमारी ली है वो फिल्म कैसी है आपकी, न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है, और बाहर में क्या है आपके पास, एयर है। तो अब जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था आपका जनरल केस, उसमें हमने एयर की फिल्म ली थी, इसलिए आपके जो पॉइंट्स थे जहाँ पे पाथ डिफरेंस आपका चेंज
फेज डिफरेंस ऑकर हो रहा था या फिर पाथ डिफरेंस ऑकर हो रहा था, वो कुछ और आया था। और यहाँ पे इस जनरल केस में ये जो आपका पॉइंट है बी, इस बी पॉइंट के ऊपर बी से जो रेडिएशन जाएगी आपकी बी आर, इस बी आर में क्या हो जाएगा आपका एडिशनल फेज चेंज, यहाँ पे फेज चेंज यहाँ पे ये फेस करेगी और एडिशनल पाथ λ/2 इसमें ऐड हो जाएगा। वो कैसे होगा, ये आपका कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ये एयर से ज़्यादा है तो वो एयर में आ रही है आपकी जो भी आपकी रेडिएशन थी, और म्यू कोई भी डेंसर मीडियम है तो डेंसर मीडियम से लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, तो उस केस में वो कैसे जाती है आपकी λ/2 पाथ उसमें ऐड हो जाता है और पाई फेज चेंज के साथ वो मूव करती है। तो सी पॉइंट के ऊपर ऐड करने की बजाय यहाँ पे हम कहाँ पे ऐड करेंगे, एट बी पॉइंट जो हमारी वेव है वो पाई फेज डिफरेंस फेस करेगी। ठीक है, तो बी आर जो है वो आपकी पाई फेज डिफरेंस के साथ जा रही है। B1 R1 जो यहाँ से आएगी रिफ्लेक्टेड लाइट, ये आपका कोई डेंसर मीडियम है और नीचे जो आपकी जो भी फिल्म का लोअर इंटरफेस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे अगर कम है तो सी पर किसी भी तरीके का फेज चेंज नहीं आएगा और B1 R1 आपकी बिना किसी फेज चेंज के साथ ही मूव करेगी। तो बी आर में आप λ/2 ऐड करोगे। ठीक है, तो और इन अब कंडीशंस जब हम लिखेंगे तो जो भी हमने निकाला है 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर प्लस अल्फ़ा दैट विल बी इक्वल टू, इसको जब लिखेंगे तो हम इसी तरह से लिखेंगे कि प्लस λ/2 इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा। और उसके बाद फाइनल कैलकुलेशन क्या आएगी आपकी कि अगर 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर प्लस अल्फ़ा किसके बराबर है, n प्लस हाफ लैम्डा के बराबर है, तब तो आपका जो फिल्म है वो कैसी अपीयर होगी, ब्राइट अपीयर होगी, वहाँ पे मैक्सिमा फॉर्म होगा। और इन केस अगर पाथ डिफरेंस n इंटू लैम्डा के बराबर आता है तो मुझे क्या दिखाई देगा, वहाँ पे डार्क फ्रिंज दिखाई देगी या फिर डार्कनेस वहाँ पे दिखाई देती है। अब ये जो आपकी मिनिमा की कंडीशन है, इस मिनिमा की कंडीशन में यहाँ पे थिकनेस T जो है फिल्म की थिकनेस वो ज़ीरो कहाँ होती है, यहाँ पे एज पे ज़ीरो होती है, जहाँ पे दोनों ज्वाइन होते हैं ना उसको हम एज बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो और राइट हैंड साइड ज़ीरो कब होता है, वह यहाँ पे जब हम n इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं तो टी भी क्या होगा, यहाँ पे ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो एज है उस एज पे कौन सी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, मिनिमा की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो एज के ऊपर आपका क्या फॉर्म होगा, मिनिमम इंटेंसिटी फॉर्म होगा या फिर मिनिमा फॉर्म होगा। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे आपको डार्कनेस दिखाई देगी और इसके अलावा अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं ये आपकी डार्क फ्रिंजेस हैं और उनके बीच में मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं, ब्राइट फ्रिंजेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब ये हमने किसी एंगल पे लिया था आई, अगर हम डिफरेंट एंगल्स के ऊपर लेते हैं उस केस में आई की वैल्यू पर भी डिपेंड करेगा, आर पर भी डिपेंड करेगा। और इन केस अगर हम माने कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमारी क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, इसका मतलब क्या है, आई की जो वैल्यू है वो सारी की सारी जो बीम्स इस पे इंसिडेंट कर रही हैं फिल्म के ऊपर, उनके लिए आई की वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो अगर आई की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी इट मीन्स आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट होगी। तो अगर हम सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस कंसीडर करें फिल्म के हर एक पॉइंट पे, तो जो आपका ये फैक्टर है म्यू इंटू टी, सिर्फ यही फैक्टर डिसाइड करेगा कि आपको फिल्म में या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होगा या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस उस केस में सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, फिल्म की थिकनेस पर डिपेंड करेगा। और एज आप देख रहे हो कि फिल्म की थिकनेस इस एज से लेकर आउटर एज की तरफ क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो उसी पर डिपेंड करते हुए जो म्यू टी की वैल्यू कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वहाँ पे मुझे ब्राइट दिखाई देगा, और जो डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वहाँ पे मुझे डार्कनेस दिखाई देगी। ठीक है, और इसमें सिर्फ इतना ही हम कर रहे हैं, इसका जो आगे का डिस्कशन है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। इसे अपनी बुक से एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, अगर कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।